वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हम लगभग मनोविज्ञान में 9 वीडियो में डाल चुका हूं और आप में से जो भी मनोविज्ञान विषय में दिलचस्पी रखते हैं वो अच्छी तरह से आत्मसात कर रहे होंगे। आज ये हमारा 10वां लेसन है और रिलेटेड टू ईच अदर, क्रमिक कोशिश, क्योंकि ये भी विज्ञान है, मनोविज्ञान, पर्यावरण भी एक विज्ञान है और आई एम ऑलरेडी साइंस एंड ज्योग्राफी। तो उसमें जो हमने कल पढ़ा संवेग, वो संवेग का रिजल्ट चाहते हैं। संवेग तो टेम्पररी होते हैं, कब अपने को क्रोध आता है, कब शांत हो जाता है। जिस प्रकार हम साइंस में फिजिकल एंड केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो फिजिकल चेंज आर टेम्पररी चेंज। जैसे मैं भी ट्यूबलाइट को बंद कर दूं, बंद होगी, ऑन किया ऑन हो जाता है। पंखे को बंद किया, बंद हो गया, पंखा चालू किया, दे ऑल आर टेम्पररी चीज। बर्फ जम गया और पिघल गया, मोमबत्ती का पिघलना भी मतलब जो वापिस मोमबत्ती बन जाती है। लेकिन दूध से दही बन गया, वो परमानेंट चेंज हो गया। दही को आप दूध नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार से हमारे यहां सेंटिमेंट, स्थायी भाव, विल, संकल्प शक्ति एंड कैरेक्टर, चरित्र, और इनको समेकित रूप से हम मॉरल एजुकेशन के रूप में अध्ययन करना करते हैं। और उसमें भी साइंस लिखते हैं। आपने देखा कि लॉ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम में भी मॉरल साइंस, नैतिक विज्ञान, क्योंकि उसमें कर्मिकता, शुद्धता, विज्ञान, प्योर नॉलेज समाहित है, समावेश होता है। खैर, आज हमारा यहां दृष्टिकोण है कि वास्तव में भारत की और अपितु विश्व की शिक्षा में जो हमारे मूल्य है, उन मूल्यों की समस्या है। तो उस पर हम पहले तो उसकी महत्ता को समझें कि वास्तव में उनका क्या है, फिर हम नेगेटिविटी का आएंगे। क्योंकि प्रदूषण जब हम पढ़ते हैं तो उसके कारण जानते हैं, फिर उसके निवारण जानते हैं। खैर, शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। हम ट्रेनिंग कॉलेज में आते ही पहली शिक्षा देते हैं कि ये डिग्री कॉलेज नहीं है, ये ट्रेनिंग कॉलेज है। आपका व्यवहार आंका जाता है, आपका सतत मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूअसली। कंटेंट रिलेटेड स्टडी नहीं होती। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन, सर्वांगीण विकास, जो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो बच्चों में, बड़ों में, सभी में शिक्षा जहां लेते हैं, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। अंतर शक्तियों को दिशादान, जो हमारा हिडन पावर है, टैलेंट है, उसका दिशा उसको मिले। अज्ञान से मुक्ति, सा विद्या या विमुक्ति। हमारे उपनिषदों से, शायद मंडको उपनिषद से ये लिया गया है, सा विद्या या विमुक्ति, कि विद्या हमारी मुक्ति का, अज्ञान से मुक्ति का मार्ग है। और इसका जो मैंने यहां आगे लिखा भी है कि अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होता है। अंतिम लक्ष्य क्या होता है? चरित्र निर्माण। और जीवन का परम लक्ष्य है चरित्र का निर्माण करना। जीवन का परम लक्ष्य है चरित्र का निर्माण करना। तो इस प्रकार से आपको विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होता है, जो महात्मा गांधी ने कहा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ही लाइन में बहुत सारी बातें थी। व्यवहार में परिवर्तन, सर्वांगीण विकास, अंतर शक्ति को दिशादान और अज्ञान से मुक्ति। अंग्रेजी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, टू प्रिपेयर अस फॉर कंप्लीट लिविंग इन द फंक्शन विच एजुकेशन, कि हमें जो है, जो हमारा संपूर्ण जीवन है, पूर्ण जीवन है, उसके लिए तैयार करती कौन? शिक्षा। शिक्षा हमें हमारे संपूर्ण जीवन के लिए, शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं, एजुकेशन प्रिपेयर फॉर कंप्लीट लिविंग, कंप्लीट लिविंग। तो जैसा भी आपको याद हो, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा। अब मैं इस बात पे आऊंगा कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात आज तक जो हमारे शिक्षाविदों ने चिंतन के पश्चात ये दोष परिलक्षित किए हैं। पहला दोष है कि छात्र के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती। जो हमारी
मैकाले शिक्षा पद्धति या जो भी शिक्षा पद्धति है, छात्र के व्यक्तित्व का निर्माण सही मायने में नहीं करती। ये पहला दोष है। दूसरा, शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान नहीं देती। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते तो कोरोना भी हमें इतना परेशान नहीं कर पाता। ठीक है, हालांकि महामारी है, लेमोलॉजी है, लेकिन जो हमारा खान पीन था, जो हमारी रहन सहन शुद्धता थी, उसमें कहीं कहीं खामी तो है, क्योंकि हमने उसको दकियानुसी समझा, रूढ़िवादी समझा। लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। तो शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान नहीं देती, नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न नहीं करती। जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो हमारे डायरेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर के द्वारा करीब 32 जीवन मूल्य बताए, सच्चाई, सहयोग, साहस, परोपकार, सहानुभूति, प्रेम, दृढ़ निश्चय, सहिष्णुता, कर्तव्य परायणता, तत्परता, आत्मविश्वास, दूसरों का आदर, इस प्रकार स्वावलंबन, 32 जो नैतिक मूल्य हैं। और जो हमारी एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उस एनसीईआरटी के द्वारा तो 83 नैतिक मूल्य में आगे और बताऊंगा उनको आपको। तो इसमें यहां बताया गया है कि नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न नहीं करती है। जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, उनके प्रति जो हमारे संवेग हैं, उनके स्थायी भाव नहीं बन पाते हैं, सेंटिमेंट नहीं होता है। आज की शिक्षा अपूर्ण है, एकांगी है। इससे न वर्तमान सुधरता, न भविष्य की तैयारी कर पाती है शिक्षा। तो अब ऐसी शिक्षा का मायना क्या रह गया? प्रख्यात शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूई ने कहा कि शिक्षा से छात्र प्रजातंत्र का मजबूत उपकरण बन सके, यानी एजुकेशन इज ए वेपन फॉर डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के लिए एक शस्त्र का, एक उपकरण का सहारा बन सके, तो शिक्षा उसके लिए एक रामबाण औषधि है। तो जॉन ड्यूई के इस मत पे भी हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। नैतिक शिक्षा अनिवार्य है, इसके बिना शिक्षा अपूर्ण है। यदि मॉरल एजुकेशन नहीं है, मोरल साइंस को पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा जाता, किसी न किसी रूप में नहीं उसको बच्चों में स्थायी भाव उत्पन्न किए जाते हैं, तो इसके बिना शिक्षा इनकम्प्लीट है। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं कि दशहरा अपन ने मनाया है और राजस्थान में कोटा में इस साल थोड़ा कम कोरोना के कारण गैदरिंग ली, लेकिन जैसा भी गली मोहल्ले में रावण को मना के, और हर साल तो अपन जो है बड़े विधि पूर्वक दशहरा मनाया। राजस्थान में कोटा शहर में दशहरा और विभीषण मंदिर देखने लायक है कोटा का दशहरा। तो रावण 4 वेद पाठी था, चारों वेद मुंह पे याद थे, कंठस्थ याद थे, 6 शास्त्र पढ़ा था, लेकिन उसका व्यवहार पशुओं जैसा था। अतः पढ़ा लिखा होते भी अपने दुष्चरित्रता के कारण आज तक बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जीवन का परम लक्ष्य चरित्र का निर्माण करना। रावण जो लंकाधिपति, लंकेश के नाम से दशानन जिसका नाम था, शरीर को 10 मस्तिष्क से शोभा देते हुए, 10 सिर नहीं थे उसके, लेकिन उसे बताया कि 10 सिर जितना दिमाग उसके पास था। भुजाएं, पराक्रम, ऐश्वर्य और शक्तिशाली शासक था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी उसकी तपस्या और उपासना के पश्चात एक तरह से मानो मुट्ठी में बंद थे। ऐसे रावण के मूल्य भी मजबूत नहीं होने के कारण उसे आज हम बुराई के प्रतीक के रूप में याद करते हैं, और हमें उससे ये बच्चों को हम सीख देते हैं कि बुराई पे अच्छाई की विजय राम की हुई, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम। राम में नैतिक मूल्यों का समावेश था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मुझे एक बात और याद आ गई कि राम राज्य की कल्पना, मैं कल ही मेरे बाल्यकाल की एक पुस्तक जो फोरफादर से मुझे मिली विरासत में, लेकिन वो मिल नहीं पाई, लेकिन याद है कि राजा के 7 गुण होते हैं। यानी सतयुग की बात कर रहा हूं मैं, ना कलयुग की, ना द्वापर की, ना त्रेता की। कि सतयुग के प्रशासक के, राजा के 7 गुण होते हैं, कम से कम 3 तो वो अपना ले। जासु राज में प्रजा दुखारी, वो नरक अवश्य नरक अधिकारी। तो राजा के 7 गुण एक जैसे मॉडल के रूप में आज हम राम राज्य की कल्पना करते हैं।
माननीय हमारे प्रधानमंत्री और देश की संपूर्ण जनता भव्य राम मंदिर की शिलान्यास कर चुकी है। और ये राम मंदिर हमारे लिए और संपूर्ण मतावलंबियों के लिए एक आदर्श है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे इतिहास के इस तारीख को साक्षी है कि राम के राज्य में शेर से लेकर के बकरी तक, यानी कहा जाता है कि शेर और बकरी एक ही पॉइंट तालाब में पानी पिया करते थे, क्योंकि धरती हर्षोल्लास से मनोमालिन्यता नहीं थी, प्रकृति आच्छादित थी। हरी भरी प्रकृति के अंदर सभी जीव अपना भोजन जब प्राप्त हो जाता था, आदमी भी खाना खा लेता डट के, तो उसके बाद गुलाब जामुन की ओर भी मुंह नहीं करता है। तो भला वो शेर क्यों उस बकरी का शिकार करेगा, जब जहां वो गुफा में रहता है और गुफा के बाहर ही उसको अपना भोजन मिल जाया करता था। तो कहने का मतलब वो राजा नहीं जिसने कभी स्त्री के सतीत्व की रक्षा नहीं की हो। राजा का कर्तव्य होता है कि उसके साम्राज्य में स्त्री को समान हो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। आज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां ये हो गया, बिहार में ये हो गया, यूपी में ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया, एमपी में ये हो गया, महाराष्ट्र में ये हो गया, हैदराबाद में ये हो गया, केरल में ये हो गया। क्या हमारी भारतीय संस्कृति जिसको हम विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, आज भारत की शिक्षा ऐसे राजा के होते हुए आज हमारी कमजोरी यह है कि हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य के मार्गानुरूप का साकार स्वरूप करने में पीछे चले जा रहे हैं। राजा राम के समय स्त्री के सम्मान पूर्वक देखा जाता था, और स्त्री के सम्मान के पीछे राम ने अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं खोया, अपने मूल्यों का पतन नहीं होने दिया। चाहे पिता के मूल्य थे, चाहे माता के मूल्य थे, चाहे किसी धोबी के द्वारा भी उलाना देने को उसने साकार करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहा। दूसरा, अपनी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आंख उठा के देख ले, उसकी आंख को निकालना उस राम राज्य वक्त के समस्त राजाओं की रही थी, चाहे वो राजा दिलीप हो, दशरथ हो, अज हो, और चाहे राजा हरिश्चंद्र ही क्यों न हो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से भी मतलब जो था कि प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा रघुकुल था। ये उस बात का द्योतक था। और उसी वंश का कछुआ वंश जो जयपुर आमेर दौसा के पहले दौसा राजधानी थी जिनकी, और दौसा के बाद आमेर में उनकी राजधानी रही, आज उस कछुआ वंश से हम सीख लेते हैं कि किस प्रकार से राम के उत्तराधिकारियों ने अपने वर्चस्व को कायम रखा, और भारत ही नहीं अपितु विश्व में अपनी जो प्रतिष्ठा थी, पद था, जो अपना मर्यादा थी, और राम का चरित्र जो है एक उच्च दृष्टिकोण से भगवान के रूप में स्वीकार करके प्रत्येक व्यक्ति उठते राम राम करता है, यानी राम हमारे लिए एक आदर्श है। तो राम राज्य के अंदर भूमि के स्वामित्व की रक्षा करना, स्त्री के सतीत्व की रक्षा और सम्मान करना, और तीसरा जनता खुशहाल रहे। इसके बारे में तो दोहा ही प्रचलित है कि जासु राज में प्रजा दुखारी वो नर अवश्य नरक अधिकारी। तो इस प्रकार से तीन बातें तो हमारे जो प्रजातंत्र है उसको हम फलीभूत रखें। उसके लिए जनता ही, उसके लिए एक शिक्षक पढ़ेगा, बच्चा क्या करेगा, एक सम्राट क्या कर सकता है, चाहे वो अकबर हो और चाहे वो अशोक हो और चाहे कोई भी हो। वजीर आजम क्या कर सकता है जब जनता उस पर अनुसरण नहीं करती है। उसके लिए शिक्षा और चिकित्सा हमारे दो ठोस पिल्लर हैं, स्थायी हमारे स्तंभ हैं। वो शिक्षा भी हमारी गिरती चली जा रही है और हमारी चिकित्सा भी गिरती चली जा रही है। आयुर्वेद तो हम भूल ही गए हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जो मठाधीश थे, जो अध्यापन वाले थे, उन्होंने आधा ज्ञान अपने साथ ही ले गए। भारतवर्ष के अंदर उस ज्ञान को भी पूरा प्रचार नहीं किया। विद्या का प्रचार जब पूर्ण नहीं हो पाता है तो उससे पीछे वालों का दोष भी कम रह पाता है। ठीक, तो नैतिक शिक्षा अनिवार्य, इसके बिना शिक्षा अपूर्ण है। रावण 4 वेद 6 शास्त्र का था, उसके पश्चात भी उसका बुराई के प्रतीक रूप में जाना जाता है, और जीवन का परम लक्ष्य चरित्र का निर्माण करना। बिना मानवीय मूल्यों के प्रति जब तक हमारे ह्यूमन जो वैल्यूज हैं उसकी आस्था के प्राप्त की शिक्षा लाभ की बजाय हानिकारक होती है, क्योंकि उससे सिर्फ क्या आती है, चालाकी आती है, और चालाकी से आदमी अर्थोपार्जन करता है। मैं मानता हूं कि अर्थ प्रधान समय है, अर्थ से सब कुछ होता है, लेकिन आप देखिए बड़े बड़े अरबपति खरबपति को वो कहते हैं हम पाव भर दूध और दो टाइम की रोटी पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने सब मना कर रखा है। तो धन हमसे कोई ले ले, स्वास्थ्य हमें कोई दे दे, तो सिर्फ चालाकी आ सकती है और चालाकी से हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन हम उससे मानवीय दृष्टिकोण डेवलप नहीं कर सकते हैं। और उसी की परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, मिलावट, महंगाई, चोरी, डाका और शोषण का भयानक रूप नैतिक मूल्यों के अभाव का ही परिणाम है।
रिजल्ट ओरिएंटेशन जो थ्योरी है वो इन सब चालाकियों के कारण आज भारत का सबसे बड़ा शिष्टाचार भ्रष्टाचार है। न मालूम विश्व के अंदर पहले 17 था, कौन सा नंबर आ गया है। तो भ्रष्टाचार में भी हम आगे हैं, मिलावट में। आए दिन पेपर में हम यही पढ़ते उठते ही कि आज फूड इंस्पेक्टर ने वहां चेक किया, आज फला जगह दुकान पे चेक किया। महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। चोरी, जहां चोरी करना ही हमारा एक काम रह गया, क्योंकि हमारी नैतिकता का पतन हो चुका है। डाका डालना, मतलब बना का पोस्ट, और अब तो और मौका मिल गया, मास्क लगने के बाद चेहरा दिखाई नहीं देता है। शोषण का भयानक रूप नैतिक मूल्यों के अभाव का परिणाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हमारे अंग्रेजी शेक्सपियर ने कहा था, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कि हमने यदि हमारा धन खोया इसका मतलब कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि धन मनुष्य और कमा सकता है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, यदि हमने अपने स्वास्थ्य को खोया तो हमने कुछ खोया है। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, यदि हमने हमारा चरित्र खो दिया तो हमने सब कुछ खो दिया। उसके बाद हमें उठने में बहुत टाइम लगेगा। उठेंगे क्या कि पहाड़ से गिरा व्यक्ति बच सकता है, लेकिन चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति नहीं बच सकता है। छात्र जीवन निर्माण काल है। छात्र का जो लाइफ टाइम है वो निर्माण काल है, कंस्ट्रक्टिव है, और उसे भावी जीवन की तैयारी के लिए ठोस मूल्यों की आवश्यकता है। जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं उनकी आवश्यकता है। अब आप सुन लीजिए कि हमारे जो एनसीईआरटी है, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, शिक्षा में सामाजिक नैतिक मूल्यों पर जो 43 मूल्यों को बताया है वो इस प्रकार है। दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना, अस्पृश्यता विरोध, यानी जो अपन छुआछूत करते हैं, अनटच, अस्पृश्यता, ये भेद नहीं हो। नागरिकता, हमें सिटीजनशिप के गुण होने चाहिए। दूसरों की चिंता, अपना दुख तो अपन सब सोचते ही हैं, लेकिन पड़ोसी, कहते ना पड़ोसी भगवान होता है, इसीलिए उसको बताया गया कि अपनी मुसीबत में पड़ोसी काम आता है। दूसरों का ध्यान रखना, सहयोग की भावना, कोऑपरेशन होना, सामान्य अच्छा प्रजातांत्रिक निर्णय होना, क्योंकि प्रजातंत्र है तो उसमें ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, या आपने उसमें कि जिसकी लाठी उसकी बेस, 5 पटेल ने जो कर दिया वो फाइनल होता है, ऐसा नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक निर्णय आपको होना चाहिए। व्यक्ति की महत्ता, उस व्यक्ति को आप महत्व दीजिए। शारीरिक कार्य का सम्मान, कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। साथी भावना, अपने हमें साथ रहने की मित्रता की भावना होनी चाहिए। अच्छे आचरण, आचरण के ऊपर ही हमारा व्यवहार टिका हुआ। राष्ट्रीय समाकल, इंटीग्रल लो। आज्ञा पालन, आप में आज्ञा पालन, समय का सदुपयोग, ज्ञान की खोज, समय, करुणा, सामान्य लक्ष्य, शिष्टाचार, भक्ति, स्वास्थ्यकर जीवन, अखंडता, सुचिता, निष्कपटता, अपने में कपट नहीं होनी चाहिए, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, साधन संपन्नता, नियमितता, दूसरों का सम्मान, वृद्धावस्था का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, आशीर्वाद लेना चाहिए। सादा जीवन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस होना चाहिए। स्व अनुशासन, अपने आप पे अनुशासन होना चाहिए। स्व सहायता, स्व सम्मान, आत्मविश्वास, स्व समर्थन, स्वाध्यान, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण, समाज सेवा, मानव जाति की एकात्मकता, अच्छे व बुरे विभेद का भाव, सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव, स्वच्छता, साहस, जिज्ञासा, धर्म, अनुशासन, सहनशीलता, समानता, मित्रता, वफादारी, इसके बाद स्वतंत्रता, दूरदर्शिता, सज्जनता। इस प्रकार से जो कंटिन्यू, कृतज्ञता, ईमानदारी, सहायता, मानवतावाद, न्याय, सत्यता, सहिष्णुता, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, अपन कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। सार्वभौमिक, राष्ट्रीय जन संपत्ति का महत्व, पहल, दयालुता, जीवों के प्रति दया, धर्म परायणता, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय संचेतना, अहिंसा, परमो धर्म, शांति, देशभक्ति, समाजवाद, सहानुभूति, धर्मनिरपेक्षता, प्रच्छा भाव, किसी को पूछो, किसी को अपन पूछते ही नहीं, भाई तेरा क्या तकलीफ पड़ा है, रोड पे मर गया, उसको मरने तो उठाएगा नहीं, क्यों, किसी गवाह देनी पड़ेगी। दल भावना, समय की पाबंदी, दल कार्य। तो इस प्रकार से जो हमारी एनसीईआरटी है उन्होंने अपने दस्तावेज में इन 83 नैतिक मूल्यों को, और उसके बाद जो वीएन के रेड्डी है उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एजुकेशन एंड वैल्यूज में 3 प्रकार के मूल्य बताए। भौतिक मूल्य जो हमें भौतिक संसाधन डेवलप करते हैं, आर्थिक मूल्य जो हमें अर्थ के रूप में सहायता करते हैं, और मनोवैज्ञानिक मूल्य जो हमें जीवन जीने की कला में निपुण करते हैं। तो छात्र जीवन निर्माण काल है, उसे भावी जीवन तैयार के ठोस मूल्यों की आवश्यकता है। तो मैंने 32 कॉमन ही है एक दूसरे में, 32 है उसमें, 83 में 32 निहित है, और जो 3 है रेड्डी साहब ने बताए वो उसके आधारभूत, जैसे अपन शिक्षा में कहते हैं जब इंस्टीट्यूशन प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें एक जो है कल्चर बेस होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और एक एजुकेशनल प्रोसेस होता है। तो उसी में ठोस मूल्यों की आवश्यकता होती है। तो आप इतने में सब समझते हैं कि उसको भावी जीवन की तैयारी के लिए, उसके लिए ह्यूमन वैल्यूज बहुत जरूरी है। अब ठोस रूप से बालक दिल के बच्चे ना, बच्चे दिल के सच्चे, बच्चे भगवान का रूप होता है, क्योंकि बिल्कुल वो उसके मन में कोई मैलापन नहीं हो। जब जन्म लेता है बच्चा साफ साफ बोलता है आज पापा
गांव गए, आज पापा ने ये नहीं किया। आपको भी पूछोगे बच्चे से, जब तक उसको अपन विकार देंगे कि बताना मत, झूठ बोलना, तो बालक झूठ बोलता है। लेकिन उसके बाद और जब वो स्कूल में जाता है और बड़ा हो जाता है, यानी कि 9 साल का बच्चा, यानी कि छठे साल में वो फर्स्ट में आता है सपोज करिए, तो वो तीसरी चौथी क्लास में जब आ जाता है, और तब से लेकर के छठी क्लास तक जो बच्चा होता है वो बड़े सेंसिटिव होता है। होते तो बाल्यकाल से ही अपन ने पढ़ा है संवेग में सारी, लेकिन वहां वो बहुत कुछ समझने लग जाता है। तो यहां तक की आयु तक के बालकों के ईमानदारी के आदर्श पहले की अपेक्षा ऊंचे हो जाते हैं। वो अपने आप में आदर्श भाव रखता है, किसी की चीज को देना, हथवाद आना, वापिस जाना। तो उस समय यदि उसमें मूल्यों का समावेश बहुत अच्छा कर दिया जाए, तो उसी के द्वारा, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो विद्यालय होता है उसी में से चपड़ासी बनता है और उसी में से राष्ट्रपति बनता है। और उदाहरण के स्वरूप ये, मेरा कोई वहां ये भाषण देना लक्ष्य नहीं है, मैं ये कि जो चीज है, फैक्ट किताबों में लिखा है, निबंध में भी लिखा है, भाषण में लिखा है, कि आज आप 50 साल पहले का इतिहास उठा के देखते हैं तो शिक्षक से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने जो एकमात्र शिक्षक थे और जिन्हें शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, वो भी एक शिक्षक थे, और आगे कई शिक्षक बने, और आज शिक्षा मंत्री भी शिक्षक नहीं है। बड़े दुख की बात है कि आज शिक्षक ने जो समाज में सम्मान के दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग का एक अभी मॉडल था, प्रतिमान था, जो शिक्षक, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, शिक्षण एक अच्छा प्रोफेशन है, समाज उच्च दृष्टिकोण से देखता था। आज शिक्षक भी कहीं न कहीं कमजोर होता चला जा रहा है। अब उसके कारण के लिए हम ही जिम्मेदार हैं कि हम हमारी नैतिकता को ना तो पूर्ण दे पा रहे हैं और ना पूर्ण उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पे है। उसके बाद आप देखिए कि मिलावट हर चीज में मिली हुई। काली मिर्च लेने जाओगे, पपीते के बीज मिले हुए मिलेंगे। धनिया लेने जाओगे, उसके अंदर रंग, हल्दी में रंग, पेपर में रोज अपन पढ़ते हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चोरी, काम यही रह गया। डाका, मिलके 4 आदमी इकट्ठे हो गए, यही काम। शोषण, जो हमारा अब्राहम लिंकन ही कोई पैदा होकर के इसको कम कर पाएगा। तो ये नैतिक मूल्यों के अभाव का ही परिणाम है। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय, देखिए आप सपोज करो किसी बालक का दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो जाता है, कोर्ट में वो प्रकरण जाता है, जज साहब उस संस्था प्रधान से उस बालक का आईक्यू लेवल आंकने के लिए उसका प्रोग्रेस कार्ड मांगते हैं। वकील महोदय जज साहब के सामने बच्चे का प्रगति पत्र प्रस्तुत करते हैं कि अमुक बालक इतने प्रतिशत अंक हासिल करता था, उसका अचीवमेंट, उपलब्धि देखते हैं। तो समझिए उस बालक का भविष्य निर्धारण, जिसे कहते हैं लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो बालक के भविष्य का निर्धारण करने के लिए जो उसके लिए एजुकेशन फैक्ट्री, वो विद्यालय तो है, स्कूल है। और उस स्कूल का मुखिया, संस्था प्रधान, जिसका कर्तव्य होता है कि बच्चा ज्ञानार्जन के लिए प्रवेश करता है और सेवार्थ के लिए प्रस्थान करता है, उसकी संपूर्ण सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी, इन नैतिक मूल्यों का विकास भी अभिभावक और शिक्षक के द्वारा ही होता है। जो संवेग को स्थायी भाव प्रदान करता है, उसके लिए तीसरे व्यक्ति का तो बहुत बाद में नंबर आता है, चाहे वो परिवार हो, मोहल्ला हो, लेकिन जो उसके अभिभावक है, माता पिता, और जो शिक्षक जिसके हाथों उसको सौंपा गया है, ये दोनों ही उसके नैतिक मूल्यों को स्थायी भाव में, संवेग जो है स्थिर होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, उनको स्थायी करने के लिए ये दोनों ही उसको तराशते हैं। उस विद्यालय से ही उस बालक का रिजल्ट, उसका व्यवहार, उसकी सारे, आप देखा टीसी देने, बहुत सी बार अपन धमकी देते हैं, बोले टीसी के अंदर लिख दूंगा बदमाशी करता है, नहीं तो अपन क्या लिखते, वेरी गुड, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। महिला है तो करती हूं। टीसी दी जाती, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड किया जाता है। अपन कहते हैं ना, आपके प्रमाण को जरूरत नहीं है, लेकिन आप विद्यालय में, महाविद्यालय में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल पद ही इतना सक्षम है, तो प्रेसिडेंट
जो भारत की सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च पद है, भारत का प्रथम नागरिक है, उस पद पे शिक्षक ही सुशोभित हुआ करता था। यानी कि शिक्षक के मूल्य इतने मजबूत होते थे और स्वयं इतना परिमार्जित होता, मंज जाता था कि मैदान में उसके सामने कोई खड़े ही नहीं हो पाते थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। और इन सालों में शिक्षक का स्तर इतना उन्नत नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं ह्यूमन वैल्यूज को हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, आत्मनिष्ठ नहीं कर पा रहे हैं, आत्मकेंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि हमारे जो बालक नौनिहाल 9 से 12 वर्ष की आयु में, कहने का मतलब उसमें आदर्श की सीखते तो जन्म से ही बच्चा सब समझने लगता है और अपन समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इस समय यदि उसमें विकार आ जाते हैं तो उसके लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और विश्व के लिए भी हो सकता है वो आतंकवाद बन जाए और पूरे विश्व को खदेड़े ओसामा बिन लादेन ने। अमेरिका भी परेशान हो गया, यूरोप भी परेशान हो गया, भारत भी हो गया, अफगानिस्तान। अब उसके माइंड का सदुपयोग नहीं हुआ, क्योंकि आप देखा जितने भी आतंकवाद में जब हिस्ट्री आती है, पीएचडी करा हुआ साहब, एमएससी करा हुआ, तो कारण ये होता है कि उसे समायोजन, एडजस्ट टू एनवायरमेंट समायोजन नहीं मिलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कंडीशन नहीं हो पाती है। तो बालक का क्या दोष, उस व्यक्ति विशेष का क्या दोष, हमारी व्यवस्थाओं का दोष है। जिस विश्व के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो, जिस विश्व में मिलावट व्याप्त हो, जिसमें महंगाई दिन प्रतिदिन हो, जहां चोरी और डकैती होती हो और जहां शोषण का बोलबाला हो, वहां और क्या जन्म लेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 9 से 12 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं, उन्हें जितने ठोस मूल्य हम दे पाए और जितने उस अभिभावक और जो हमारे शिक्षक गण हैं, ये सभी मिलकर के, और कहते भी आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो आस पड़ोस वाले के मारो मत, बच्चे को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क विकास भी होता है और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपका समय लेगा। अब आपने देखो दादाओं को, दादी को, अंकल को जो भी फ्री है और बच्चे को समय दें, और अपन सभी कहते हैं बच्चे को मत मारो, अपन गलती मार बैठते हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है बच्चा, 5वीं क्लास में आ जाता है, तो आस पड़ोस वाले कहते हैं बदमाशी करे पिटाई लगो। क्यों? कि उसके बुनने का टाइम है, उसके बढ़ने का टाइम है, गांव में कहते हैं बढ़िया गुणिया, उसकी क्वालिटी का टाइम है। तो उसका जो आदर्श होता है वो इस उम्र के अंदर यदि वो अच्छा बन गया तो फिर उसके आईक्यू के लेवल के ऊपर वो जो यथा योग्य उससे पद मिलना है वो हासिल करेगा। और यदि उस समय वो विपरीत हो गया तो फिर जीवन की कोई भी राह उसे आसान राह पे नहीं डाल सकती। तो कहने का मतलब यहां मैंने इस बात पे जोर दिया कि 9 से 12 वर्ष की आयु तक बालकों की ईमानदारी के आदर्श पहले की अपेक्षा ऊंचे हो जाते हैं। नैतिक मूल्य तो सभी मतावलंबियों के लिए एक है, सभी, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी मतावलंबियों के लिए नैतिक मूल्य, और सब धर्म में अच्छाई लिखी हुई, कौन से धर्म में बुराई लिखी हुई है? सभी धर्म अच्छे हैं। तो नैतिक मूल्य तो सभी मतावलंबियों को एक है, उद्देश्य तो सभी का एक है, सच्चे इंसान का निर्माण, नेक हो इंसान का निर्माण, नेक दृष्टि हो। आचारो परमो धर्मे, हमारी संस्कृत में कहा गया है कि आचरण ही परम धर्म है। जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जिसका स्वभावशील नहीं है, वो धर्महीन है। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडिते, यानी पराई स्त्री को माता के समान माने और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए, उसको हाथ में लगाए। आत्मवत सर्वभूतेषु से पश्यति, सभी को आत्मा को समान समझे, अपने समान जिसको व्यवहार करे वह पंडित होता है, ज्ञानी होता है। अपने दुख को दूसरों का दुख समझे और अपने समान दूसरों से समझे कि मुझे एक फांस लगने पे कितना दर्द होता है तो सामने वाले को कितना होता है। ये हमारी संस्कृत में तो हमें बताया गया है कि पर स्त्री को माता और पर पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान उसको समझे और दूसरों का सम्मान कर अपना समान व्यवहार दें और उसको, वही ज्ञानी होता है। चरित्रवान का आदर शत्रु भी हृदय से करते हैं। इसका इतिहास गवाह है कि राजा पुरु के चरित्र से प्रभावित होकर सिकंदर महान उसका मित्र बन गया और उसका राज्य भी उसे समर्पित कर गया। जो विश्व विजय की कल्पना रखता था उस सिकंदर से हमें सीख लेनी चाहिए। सिकंदर का तो और भी कथन है कि मरते समय सिकंदर ने कहा मेरे हाथ सीढ़ी से बाहर रखना, स्नेती से, अर्थी से बाहर रखना,
कहा कि मैं अपने हाथ में कुछ लेकर के नहीं जा रहा हूं। कहने का मतलब हमारे लिए सबसे ऊंची चीज नैतिक मूल्य है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे आदर्श क्या हैं, हमारे आचार और विचार क्या हैं, और आचार और विचार के ऊपर ही हमारा चरित्र टिका हुआ था। मैं नीचे लिखा है, आपकी विचारधारा से और आपके अपना समय बिताने के ढंग से चरित्र बनता है। चरित्र दो चीजों से बनता है। किससे बनता है? विचारधारा और अपना समय बिताना। तो आचार और विचार याद रख लें आप, तो उससे अच्छा रहेगा कि सिकंदर ने इस बात का व्हाट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और थी, और वो तो थी आज नेसेसरी है प्राइमरी एजुकेशन तक, लेकिन उन्होंने सर्वांगीण विकास की दृष्टिकोण से कहा कि विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। यदि चरित्र निर्माण हम नहीं कर पाते हैं तो ये कोरी डिग्रियों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। वो रावण के समान फिर बुराई का आदर्श आप बन करके अपने जीवन को कसोसते रहोगे, और फिर उसके बाद में आप धन जोड़ के भी चले जाओगे तो क्या कहेंगे, ये मतलब जो है अमुक दादा का पोता है। तो विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। जो मानव एक पाठशाला खोलता है विश्व का एक बंदी गृह बंद करता है। हमारे अंग्रेज दार्शनिक विक्टर हुगो ने ये स्टेटमेंट दिया, ये अनमोल वचन है कि जो मानव एक पाठशाला खोलता है वह विश्व का एक बंदी गृह बंद कर देता है। यानी कि एक पाठशाला, और आज तो पाठशाला कैदियों की खेप तैयार कर रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार का जो अखबार में हम पढ़ते हैं, डेली देखते हैं, तो उसमें ये हिंसा, लूटपाट, बलात्कार, आगजनी, एसिड से जलाना, यही सारी कुरीतियां ही 80% कुरीतियां ही अखबार में पढ़ने को मिलती है। अच्छे काम की तो कभी कभी आती है खबर कि फला व्यक्ति को पर्स मिला और उसने रोडवेज डिपो पे जाके प्रबंधक को सुपुर्द कर दिया कि ये किसी अमुक व्यक्ति का पर्स मुझे मिला है, ये आप उनको दे दें फोन कर। ऐसे तो 2-4 महीने में 8 खबर आ जाए बहुत बड़ी बात है। रोज तो 4 मिलती ही नहीं है, लेकिन जो हमारी उल्टी प्रवृत्ति है उस उल्टी प्रवृत्ति की रोज 28 खबर मिल जाएगी। तो कहने का मतलब जो मानव एक पाठशाला खोलता है वह विश्व का एक बंदी गृह बंद कर देता है। ये विक्टर हुगो का कथन है। फिर हमारे अरस्तु महोदय जो महान दार्शनिक हैं, जो प्राणी विज्ञान के जनक और शिक्षा में भी दार्शनिक के रूप में रहे, अरस्तु, एरिस्टोटल, युवकों की शिक्षा पर राज्यों का भाग्य आधारित है। यानी कि उस समय सूबे और प्रांत की बात करते, मैं तो कहता हूं विश्व का जो भाग्य है वो युवकों की शिक्षा पर आधारित है। हम देश यानी समग्र विश्व की बात करते हैं, क्योंकि अब हम सब एक हैं। ये तो एक नियामक है कि हम भारत के वासी हैं, वो कहेंगे अमेरिका के वासी, वो कहेंगे हम अफ्रीका के वासी हैं। लेकिन जब विश्व हो क्या होगा, आज कोरोना कहीं से भी आया हो, आज पूरा विश्व त्राई त्राई कर रहा है इस वैश्विक महामारी से, तो हम सब एक नहीं रहेंगे। तो वो तो यही तो हमारा कारण है। पहले पड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखते थे, और जब सब सबका ध्यान रखते थे तो हमारी विपत्तियां कम आती थी, हम सब मिलकर रहते थे और आपदा का भी मिलकर मुकाबला करते थे। आज भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत परेशानी हमारे सामने सबक है। इसका मतलब शिक्षा में सुधार की जरूरत है। तो युवकों की शिक्षा पर राज्यों का भाग्य आधारित है, अरस्तु महोदय ने ये कहा था। फिर शिक्षक वह शिक्षक नहीं जो सांत्वना दे किसी को, बैठ सब हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं, पपोलना नहीं है। वह शिक्षक नहीं जो सांत्वना दे, शिक्षक वह है जो सत्य दे। रजनीश ने कहा था कि शिक्षक वह शिक्षक नहीं जो सांत्वना दे, शिक्षक वह है जो सत्य दे। चरित्र दो चीजों से बनता है, आपकी विचारधारा से और आपके अपना समय बिताने के ढंग से। ये हर्बर्ट महोदय ने कहा था, जो हमारे दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि आपकी विचारधारा से और आपके सपने से बिताएं। तो संवेग अस्थिर है, पहले अपन संवेग के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मूल प्रवृत्तियां आती है। अब कब किसी को क्रोध आता है तो अस्थिर और टेम्परेरी है, और जबकि स्थायी भाव जो है हमारे वो स्थायी हो जाते हैं। और यदि स्थायी उनका स्थापन हो जाता है तो बालक और सारे नागरिक अच्छे से तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन चीजों पे जोर दिया। अब हम जो हमारा मेन उद्देश्य है कि भाई जो चाहे पियाजे महोदय थे, चाहे कॉलबर्ग ने इस रेफरेंस में दिया है मॉरल एजुकेशन को, या फिर हम अन्य रूप से इन स्थायी भाव को, विल को, कैरेक्टर को कैसे, ये तो बातें हुई अपन अपने हाईलाइट तरीके की, भाई इसकी कारण क्या और निवारण क्या है। लेकिन शिक्षा में शांतिपूर्वक अपन कैसे इसको आगे बढ़ाएं। तो मैंने बताया कि अभिभावक और शिक्षक बालक में नैतिक गुणों के लिए स्थायी भाव उत्पन्न कर सकते हैं, पहले वो जरूरी। बाकी तो सब समाज का भी प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण वातावरण का भी पड़ता है। लेकिन जो बालक की स्टेज आती है, उठता है, घर परिवार में रहता है, फिर सीधा स्कूल जाता है, तो वहां शिक्षक और घर पे अभिभावक
उसमें नैतिक गुणों के स्थायी भाव उत्पन्न करते हैं, जैसे सत्यता, ईमानदारी, न्यायप्रियता, देशभक्ति, पेट्रियटिज्म आदि गुणों के स्थायी भाव पर निर्माण करने के लिए इतिहास और साहित्य के प्रसंगों को रोचक ढंग से बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए अपन कविता, पाठ, पहले आप देखिए महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब दिखाते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप सोर्स ऑफ वीरता के रूप में वीर बालक तैयार करना है। चरित्र में शिवाजी का आदर, तो ये भी एक कवि सदा सत्य को लिखा था। आज हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, चारों ओर हिंसा, सांप्रदायिकता, अनैतिकता, दंगा, तोड़फोड़, अव्यवस्था, आतंकवाद, अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इस समय हमारे देश के लिए सबसे बड़ा ठोस मूल्यों का ह्रास हो रहा है और भारतीय जनजीवन मूल्यों के प्रति उदासीन होता जा रहा है। जब उदासीन हो रहा है तो फिर इसका मतलब हम पीछे हैं। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए जो हमने 3 पॉइंट लिखे हैं, सेंटिमेंट जिसे हम स्थायी भाव बोलते हैं, विल जिसे हम संकल्प शक्ति कहते हैं, और कैरेक्टर जिसे हम चरित्र निर्माण कहते हैं। तो सेंटिमेंट में स्थायी भाव यानी कि जितने भी जो हमारे संवेग इमोशंस हैं, उन इमोशंस को मतलब जो है हम एक तो जन्मजात नहीं होते, ये तो बनाए जाते। जन्मजात कौन है? मूल प्रवृत्तियां हैं जो आपने 14 युयुत्सा, क्रोध, प्लायन, करुणा, दुख, सहानुभूति, ये जो सब पढ़ा है, ये हमारी क्या है? जन्मजात इंस्टिंक्ट जो है, जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं। और जो हमारे स्थायी भाव हैं वो मतलब जन्मजात, इसका मतलब इन्हें अर्जित करते हैं। तो ये क्या है? दूसरी बात में स्थायी भाव में संवेग निहित होते हैं, लेकिन स्थायी भाव को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इनको अर्जित करते हैं, है ना। फिर मतलब मूल प्रवृत्तियों के साथ इनका घनिष्ठ संबंध होता है। किनका? स्थायी भाव का, है ना। चरित्र और व्यक्ति निर्धारित करते हैं, इनका निर्माण विकास के साथ होता है। तो इस प्रकार से स्थायी भाव का निर्माण अध्यापक, परिवार, शिक्षक सब मिलकर के सेंटिमेंट करते हैं। विल कहते हैं ना, आपकी विल पावर होनी चाहिए कि मुझे आरएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे कांस्टेबल बनना है, मुझे विल पावर। जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, दृढ़ शक्ति नहीं होगी, तब तक काम नहीं होगा। और कैरेक्टर तो अंतिम सिलाई है। एजुकेशन इज प्रोपोर्शनल टू कैरेक्टर। एजुकेशन शिक्षा का चरित्र से आनुपातिक संबंध है, रिलेटेड टू प्रॉपर टू ईच अदर। प्रोपोर्शन होता है, जैसे अपन वी प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, ओम के नियम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप देखो एजुकेशन इज प्रोपोर्शनल टू कैरेक्टर, इज प्रोपोर्शनल टू सी। ये आपको याद रखना, आत्मसात रखना है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी बातों को मतलब सीखते चले जाएं, जिससे हमारा जो ये मैं यहाँ विशेष रूप से आपको फिर पुनः ठंडे दिमाग से ये बात बताना चाहूंगा कि जो वास्तव में हमारी जो शिक्षा है, उस शिक्षा में कहने का मतलब नैतिक गुणों को बहुत अच्छे से, जो उपागम है उसके, बहुत हार्ड चीज नहीं है। अपन किसी चीज को अदर जो नहीं सीखने वाले वो नहीं सीखते, लेकिन जो सीखने वाले, जो बच्चे लालायित रहते हैं, जो अपन को भगवान मानते हैं, शिक्षक को, कि शिक्षक को भगवान मान रहे हैं और वो शिक्षक को फिर उलारा दे जीवन पर, तो ऐसी खामी अपनी हो। टीचिंग नोबल प्रोफेशन है, या तो इस प्रोफेशन से अपन धनी नहीं बन सकते। इसका मतलब सच्चरित्रवाद आप आगे बनाता है, धन उपार्जन थे। और मैंने बताया सच्चरित्र जो रहे हैं वो उस टॉप लेवल पे पहुंचे। तो इसलिए आपको एक फल मिलेगा, सारे फल तो किसी दुनिया में किसी को मिले नहीं। अपन भी कहते हैं सब सुख भगवान ऊपर वाले देता नहीं, किसी को पैसा है, कहते चढ़ा है तो चावने वाला नहीं है, और चावने वाला है तो चढ़ा ही नहीं है। तो ये तो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो ऊपर वाले के परमात्मा के हाथ में सारी कमांड है। हमारा काम है कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते क्रस्तु मा फलेषु कदाचन। गीता में कहा गया आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो हमें सटीक महाभारत और गीता भी हमारे सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। तो इस दृष्टिकोण में हमें इन नैतिक मूल्यों का समावेश करने के लिए स्कूल के वातावरण को, जैसे आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी है नहीं है, लेकिन थोड़ा उसमें खामी सिस्टमेटिक है, और उस कारण हम इसमें क्वेश्चंस को भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कि पहले मैंने आपको बताया कि कहीं भी प्राइमरी स्कूल भी आप ओल्ड की देखते हैं, और जहां मतलब वापिस रंग पेंट के बाद लिखा जा रहा है, तो वहां लिखा हुआ है प्रधान सदा सत्य। अब बालक ने, जब मैंने क्या ना ज्ञान हो गया, पढ़ना लिखना सीख गया, 3rd में, 2nd में या 4th तक अच्छी तरह से, तो बोला सदा सत्य बोलो। और यदि उसने उसको सीख लिया तो मैं तो कहता हूँ सारी कितनी PhD उसने कर ली है, क्योंकि उसने दिमाग में आ गया सदा सत्य बोलो।